नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बागी बहनें। भरे मंडप, दुल्हन बनी बैठी सुहानी ने गले से जयमाला निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इतना सुनते मंडप में बैठे लोगों के बीच कोलाहल मच गई। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो दुल्हन ने अचानक इस शादी से इनकार कर दिया। सब एक दूसरे को देख रहे थे। वहां बैठे लोगों के बीच आपस में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। तभी सुहानी ने उसी मंडप में उसके दूसरी तरफ बैठी अपनी बड़ी बहन साक्षी से कहा, दीदी उठो, अब तुम मजबूर नहीं मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है और हम दोनों एक साथ आज ये घर और मंडप दोनों छोड़ेंगे। जब हमारे माता पिता अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारे साथ गलत कर सकते हैं तो हम उनके गलत काम के लिए उनका विरोध क्यों नहीं कर सकते। साक्षी एकटक अपनी बहन को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार अश्रुधारा गिरे जा रही थी। सुहानी ने अपना हाथ साक्षी की तरफ बढ़ाया तो साक्षी ने भी उसके साथ हाथ में अपना हाथ रख दिया और मजबूती से सुहानी के साथ खड़ी हो गई, जिसे देखकर सुहानी और साक्षी के माता पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। दूसरी तरफ सुहानी का दूल्हा बने हुए साहिल ने उसकी बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गया। वो तुरंत मंडप से खड़ा हो गया और सुहानी की बाह पकड़कर उसने चिल्लाते हुए कहा, 2 टके की लड़की, तेरी इतनी औकात कि तू सबके सामने मेरा अपमान करे। तू ये क्यों नहीं कहती कि किसी और से तेरा चक्कर चलने लगा। मुझसे ज़्यादा पैसे वाला मिला तो मुझे छोड़कर उसे अपनाने चली है, वरना तू ये रिश्ता कब क्यों नहीं तोड़ जब एंगेजमेंट हो रही थी। एंगेजमेंट के बाद 6 महीने का इंतजार क्यों किया। सुहानी साहिल के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर ठहाके भरी आवाज़ में हंसने लगी, जिसे देखकर गुस्से से घूरती आंखों से देखते साहिल के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई, लेकिन तभी उसकी नज़र मंडप में मौजूद लोगों पर गई जो उन लोगों को देख रहे थे। साहिल ने दोबारा सुहानी के बाजुओं को तेज से पकड़कर दबाते हुए कहा, हंसना बंद करो, वरना यही सबके सामने ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हारे मुंह से जबड़ा बाहर आ जाएगा और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, न तुम न तुम्हारे ये 2 कौड़ी के माँ बाप। सुहानी ने भी अब पलट कर वार किया। उसने भी गुस्से से घूरते हुए साहिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर साहिल, तुम्हें यहाँ से जेल तक ले जाने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। मुझे अबला या कमज़ोर लड़की समझने की भूल मत करना। कहो तो तुम्हारे शाजापुर वाले घर की बात बता दूँ, या धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू रेप के केस में वापस जेल जाने का इरादा है। क्यों इतनी मुश्किल से मिले अपने जेल से बेल को रद्द करना चाहते हो। साहिल की पलकें चारों दिशा में घूमने लगी। मन ही मन घबराया वो ये सोचने लगा कि सुहानी को ये सब पता कैसे चला, किसने उसे ये सब बताया। सारी बातें सोचकर उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। तब सुहानी ने कहा, मिस्टर साहिल, मेरा हाथ छोड़कर अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछ लो, वरना लोगों की बातों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा जब इस शहर के नामी बिजनेसमैन का अतीत दुनिया के सामने आएगा। साहिल ने सुहानी का हाथ छोड़ दिया। तभी सुहानी के पापा राकेश ने कहा, ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुम दोनों में थोड़ी भी शर्म लाज बची है कि नहीं। आखिर हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो तुम लोगों ने ऐसी हरकत की। हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत बढ़ाती हैं, तुमने तो हमारी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सुहानी की माँ बिमला ने गुस्से में कहा, अरे थोड़ा तो लिहाज किया होता, माना कि करना था तो पहले बता देती। खुद ही शादी तो थोड़ी ही साथ ही अपनी बहन के भी घर को तोड़ दिया। अब कौन करेगा तुम दोनों से शादी। बिमला, तुम चिंता मत करो, अब हम भरे समाज के बीच इन दोनों से अपना रिश्ता ख़त्म करते हैं। ये दोनों आज से और अभी से हमारे लिए मर चुकी हैं। तुम दोनों अभी इस वक्त इस घर से निकल जाओ। सुहानी और साक्षी चुपचाप अपने माँ बाप की बात खड़ी होकर सुनती रही। दूर खड़ा उनका भाई भावना शून्य बना आराम से कुर्सी पर बैठा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। सुहानी ने साक्षी का हाथ कसकर पकड़ा और घर से निकलने के लिए आगे बढ़ गई। आगे बढ़कर उसने आखिरी बार अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहे, लेकिन दोनों ही लोगों ने अपने पैर को पीछे कर लिया। सुहानी ने खड़े होकर अपने पापा से कहा, पापा, आपको बहुत अच्छे से पता है गलत कौन है, लेकिन आज जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी, काश आपने हम दोनों को जन्म ही न दिया होता। आपको अपने इस कर्म के भुगतान करना होगा। जिस दिन आपके साथ भी अपने ही घर में बुरा बर्ताव और भेदभाव होगा, उस दिन आप दोनों को समझ में आएगा। लेकिन ईश्वर का करे मेरे दुश्मन को भी आप जैसे माँ बाप पापा ना मिलें। कहकर सुहानी और साक्षी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और घर से निकल गए। दुल्हन के जोड़े में सड़क पर चलती दोनों बहनों को सड़क पर आने जाने वाले हर इंसान पलट कर देखे जा रहा था। साक्षी और सुहानी दोनों की आंखें नम थी। साक्षी को अब तक चुपचाप थी।
उसके मन में अनगिनत सवालों की लहरें हिलोल मार रही थी। कहने को साक्षी सुहानी की बड़ी बहन थी, लेकिन आज वो कदम सुहानी ने छोटी बहन होकर साक्षी के लिए उठाया वो अपने आप में मिसाल था, वरना आज उसकी शादी उससे 20 साल बड़े आदमी से उसके अपने ही माँ बाप करा देते। अपने आंसुओं को छिपाए सुहानी ने मजबूती से साक्षी का हाथ पकड़कर आगे बढ़े जा रही थी। कुछ दूर सड़क पार जाने के बाद सुहानी ने एक ऑटो रोका। आधी रात दुल्हन की पोशाक में दोनों को देखकर ऑटो वाले ने कहा, क्या हुआ बिटिया, कहाँ जाना है? सुहानी ने कहा, भैया बस यहीं पास के पायल होटल एंड रिसोर्ट, 300 होंगे। ठीक है बैठिए। ऑटो वाले ने होटल के पास ऑटो रोक दी। सुहानी ने पैसे दिए और वहां से होटल के अंदर आ गई। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी लेडी से सुहानी ने रूम की चाबी मांगी। चाबी लेकर सुहानी सीधा कमरा नंबर 401 में पहुंची। साक्षी ने देखा वहां कमरे में पहले से 4 सूटकेस पड़े हुए हैं। उसने सुहानी की तरफ देखा और सूटकेस की तरफ निगाहों से इशारा करते हुए कहा, ये किसका है? सुहानी ने कहा, दीदी इसमें हमारे कपड़े हैं। कपड़े बदल लो, क्योंकि इन कपड़ों में हम और कहीं गए तो लोग हमें और घूर घूर कर देखने लगेंगे और भागी हुई दुल्हन की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देंगे। फिर हम मंडप से फरार दुल्हन बहने नाम से वायरल हो जाएंगे। इतना सुनते साक्षी सुहानी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। अब रोना बंद करो, मुझे तो भूख भी जोरों की लगी है। बोलो क्या खाओगी? तब तक मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। सुहानी अपने दर्द को छिपाकर साक्षी को हंसाने की कोशिश में जुट गई। साक्षी ने अपने आंसू पोंछे और कपड़े चेंज करने बाथरूम में चली गई। इधर सुहानी अकेले में सोफे पर बैठ अपना मुंह दुपट्टे से दबाकर सब कुछ सोचकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही अन्याय उसके स्वयं के माता पिता ने किया। तभी सुहानी को साक्षी के आने की आहट हुई। उसने फटाफट अपने आंसू पोंछ लिए और खुद कपड़े बदलने चली गई। बाथरूम के आईने में खुद को दुल्हन के रूप में देखकर सुहानी सोचने लगी, आखिर बेटी होना क्या गुनाह है जो उन दोनों बहनों को बेटी होने की सजा उनके अपने ही माँ बाप ने दी। अपने दर्द को लहंगे में लपेट कर आज सुहानी ने रख दिया और खुद से उसने वादा किया कि आज के बाद वो कभी नहीं रोएगी, ना कभी कमजोर पड़ेगी। वो दुनिया में एक मिसाल कायम करेगी जिससे कोई भी बेटियों को कमजोर समझने की भूल करे। सुहानी और साक्षी कमरे में चुपचाप बैठे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। साक्षी के मन में अनगिनत सवाल अब उफान पर थे। उसने पास आकर सुहानी को गले लगाकर कहा, मुझे माफ़ कर दे सुहानी। ये क्या कर रही हो दीदी? आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आपकी शादी टूटी, आपको इतना कुछ सहना हुआ। नहीं सुहानी, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि आज तक कभी कुछ भी नहीं टूटा। ना तू कभी मेरे दुख या परेशानी का कारण रही। मैं तो बेकार में ही तुझे अपना दुश्मन समझ बैठी थी। दूसरों की गलतियों की सजा तुझे दी। परेशानी किसी और कारण से थी। मैंने हमेशा कारण तुझे समझा। तेरा रूप रंग से सुंदर गोरा होना तेरी गलती नहीं है, ना मेरी काला और छोटा कद मेरी कमी है। गलती तो दूसरों की कमी को देखने वालों की आंखों और नियति में थी। तू वजह कैसे हुई? साहिल को नियति गंदी थी। एंगेजमेंट वाले दिन उसने तुझे देखकर मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। तू अगर ना होती तो उस सुंदरता के पुजारी को क्या पता शादी के बाद किसी और सुंदर लड़की को देखता और मुझे उसके लिए छोड़ देता या तलाक दे देता। तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तुझे समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तू आज उम्र में मुझसे छोटी होकर भी बड़ी हो गई और मैं बड़ी होकर भी छोटी। लेकिन एक बात तुझे बता, जब साहिल ने शादी नहीं करनी थी तो तूने एंगेजमेंट वाले दिन हाँ क्यों कहा और उसके साथ एंगेजमेंट क्यों की? क्योंकि दी उस दिन मैं मजबूर थी। साहिल ने तो मुझे देखकर पसंद कर लिया, लेकिन मेरे मन में क्या चलने लगा उसके बाद ये किसी ने नहीं जानना चाहा। मैं अपनी इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की परीक्षा देकर खुशी खुशी तुम्हारे एंगेजमेंट में शामिल होने लौटी ही थी। माँ पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, अपने किए गए एहसानों की लिस्ट लेकर एवं माता पिता होने की दुहाई लेकर। मैं कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही माँ ने सबके सामने जाकर कह दिया और तुमने अपना एंगेजमेंट का लहंगा मुझे उतार कर दे दिया, जो मुझे बिल्कुल भी सही फैसला नहीं लगा था। मेरे सामने व्यंग में मुस्कुराहट चेहरे पर लिए सामने साहिल खड़ा था, जो अपनी नीच हरकत पर विजय पाकर मुस्कुरा रहा था। उस समय मैंने ही निश्चय किया था कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। मैं इसे भरे मंडप में मना करूंगी शादी करने से। तब इसका पता चलेगा कि जब कोई आपको ऐसे सबके सामने छोड़कर किसी और को पसंद करता है तो क्या होता है, कैसा महसूस होता है। मैं भी उसके चेहरे पर वो दर्द, गुस्सा, मायूसी सब देखना चाहती थी। तू पागल की तरह कुछ भी फैसला लेने को तैयार हो गई बिना उसका नफा नुकसान सोचे। भरे मंडप में शादी से मना करना इतना आसान तो नहीं था। ये बात तो तुझे अच्छे से पता थी, वो भी साहिल जैसे लड़के को।
तो बिल्कुल भी नहीं। अगर भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता दीदी? नहीं ना कि वो अपने पैसों के बल पर मुझे जान से मरवा देता। इससे ज़्यादा क्या होता? ऐसे आदमी के साथ घुट घुट कर डर डर कर जीने से अच्छा मर जाना। तुझे तो खुद से ज़्यादा आपके लिए बुरा लगता है। जब साहिल की शादी मना करने के बाद पापा ने आपकी शादी आपसे 20 साल बूढ़े 2 बच्चों के बाप से तय कर दी, ये कहते हुए कि तुम्हें इससे अच्छा कोई और मिल भी नहीं सकता, और आपने कोई विद्रोह नहीं किया, तो क्या करती? सुहानी तू ही बता। मैं ना तेरी तरह पढ़ने में तेज थी, ना मेरी शक्ल सूरत ही बहुत सुंदर थी। मेरी पढ़ाई में कमज़ोर होने के साथ साथ रंग रूप सांवला और छोटा कद भी तो समस्या थी। बचपन से मैं इन सब बातों के ताने सुनते आ रही थी। फिर साहिल के पहले हाँ और आखिरी में ना होने से मस्तिष्क में और जहर घोल दिया। मैं खुद से ही नफरत करने लगी। मैं मन ही मन खुद जल रही थी और बदले में उस आग की आंच में बिना कसूर तुझे भी जला देना चाहती थी, ये जानते हुए कि इन सब में तेरा कोई कसूर नहीं। जिस बहन ने मेरे बचपन से इतनी नफरत करती थी, आज उसी ने मेरे जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया। तभी अचानक कमरे की बेल बजी। साक्षी और सुहानी दोनों दरवाजे की तरफ आश्चर्य से देखने लगी। कमरे के बाहर से बेटर ने आवाज़ दी, मैडम रूम सर्विस। वो ने दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने बेटर उसका ऑर्डर किया खाना लेकर खड़ा था। सुहानी ने खाना लेकर दरवाज़ा बंद किया और अंदर लेकर आ गई। टेबल पर खाना को रखते हुए सुहानी ने कहा, दीदी चलो पहले खाना खाते हैं। साक्षी ने खाना खाते हुए कहा, सुहानी अब आगे क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? दीदी ये बताओ कि पनीर की सब्जी कैसी लगी? तू बात को टाल मत, बता कुछ सोचा है? कब तक हम यहाँ रहेंगे? बस 2 घंटे और फिर हम इस शहर और इस होटल से बहुत दूर चले जाएंगे। क्या? लेकिन कहाँ? अनजान शहर में हम रहेंगे। कहाँ हमारी सुरक्षा? क्योंकि तू जानती है आज लोग कैसे होते हैं, उन्हें अकेली लड़की तब तक मौका हो नजर आती है। ओहो दीदी कितना सोचती हो। हम एक कहाँ, हम तो 2 हैं, और आपका तो पता ही है 1 और 1 11 होता है। घड़ी की तरफ देखते हुए सुहानी ने कहा, दीदी जल्दी करो, हमें 1 घंटे में निकलना होगा स्टेशन के लिए, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। सुहानी और साक्षी ने खाना खाने के बाद अपना सारा सामान लिया और स्टेशन के लिए निकल गई। स्टेशन पर पहुंचते साक्षी ने कहा, अब पूरी बात ना सही इतना तो बता दे हम कहाँ जा रहे हैं। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगने का प्रसारण होने लगा, जिसे सुनकर सुहानी ने कहा, दीदी हमारी ट्रेन आ गई। दिल्ली? साक्षी ने आश्चर्यचकित होकर सुहानी से कहा। हाँ दी, दिल्ली। ट्रेन को एकटक देखती सुहानी ने सामान उठाया और ट्रेन की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे साक्षी भी दोनों ट्रालियों को खींचते हुए चलने लगी। सुहानी को अपनी मंजिल नजर आ रही थी, लेकिन साक्षी को दिल्ली के नाम से ही डर लगने लगा, क्योंकि उसके लिए वो अनजान शहर था। ना तो पहले वो कभी वहां गई थी, ना ही उसके परिचय का कोई उस शहर में रहता था। ट्रेन तेज रफ्तार में चल रही थी। ट्रेन में खुद को सेट कर चुकी सुहानी ने साक्षी से कहा, क्या करेंगे हम दिल्ली में? कहाँ रहेंगे? क्या काम करेंगे? मैंने तो सुना है यहाँ लोग अपने रिश्तेदारों, माँ बाप एवं सगे संबंधियों को अपने साथ नहीं रखते। ऐसे में हम बिना किसी पहचान के वहाँ कहाँ रहेंगे? क्या करेंगे? चाय 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 ले लो, चाय दूँ दीदी? चाय वाले की आवाज़ सुनकर खिड़की तरफ देखती सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ छोटू 2 चाय दे दो। चाय वाले को पैसे देने के बाद सुहानी ने कहा, दीदी चाय अच्छी है ना? तू पहले मेरी बात का जवाब दे, बात टाल मत। किस बात का जवाब दूं दीदी? यही कि हम दिल्ली में कैसे रहेंगे दीदी, जब हमारे शहर, हमारे घर में हमारा कोई नहीं था। माँ बाप होते हुए भी हम सिर्फ उनके लिए एक बोझ की तरह थे। तो अनजान शहर में कोई नहीं भी हुआ तो क्या फिक्र करना, हम दोनों तो हैं ना एक दूसरे के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? हमारे सिर पर ना तो कोई छत है ना कोई काम दीदी। छत ना सही जमीन तो है, और जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक हम सड़क पर रह लेंगे। लेकिन अब हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे, ना किसी पर बोझ बनकर रहेंगे, ना अपमान सहकर। बस आप अपना साथ और विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखना। आपसे वादा है मेरा, अब आपका कभी कोई अपमान नहीं होगा। अब आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों के हर रंग भरना और हमेशा खुश रहना। बस साक्षी का हाथ पकड़कर सुहानी ने कहा। साक्षी ने सुहानी का हाथ कसकर पकड़ा और पलक झपकते हुए हाँ में उत्तर दिया। ट्रेन सवेरे सवेरे दिल्ली पहुंच चुकी थी। ट्रेन ने सुहानी और साक्षी उतरी। खुले आसमान में नीचे हाथ पकड़कर आसमान की तरफ हाथ फैलाए दोनों अपनी आज़ादी को महसूस कर रही थीं। सुहानी ने कहा, दीदी आओ पहले चाय पीते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। सुहानी और साक्षी प्लेटफॉर्म पर खड़ी चाय पी रही थी। तभी सुहानी के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा, जिसे देखते साक्षी ने आश्चर्य से कहा, तुम यहाँ? सुहानी ने अवाक नजरों से एक बार साक्षी की तरफ देखा और पीछे पलट कर देखा तो अमित खड़ा था। अमित तुम? हाँ मैं। क्यों, और कोई भी आने वाला है क्या? नहीं तो नहीं, वही, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ तुम्हारे पहचान का मेरे सिवा और कोई नहीं रहता। आई एम राइट? हाँ, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ आ रहे हैं?
उसी से जिसने तुम्हें यहाँ भेजा क्या? यश सुहानी के हाथ से उसकी चाय लेकर चुस्की लेते हुए अमित ने कहा। साक्षी एक बार सुहानी को देख रही थी, दूसरी तरफ अमित को। अमित सुहानी के बचपन का दोस्त था। सुहानी की स्कूल से कॉलेज तक उसकी ज़िंदगी में हर सुख दुख में उसके साथ साय की तरह खड़ा रहता था। दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें काफ़ी समय बाद देखा तो इसलिए। कोई बात नहीं, अब आप सब मेरे साथ चलो। कहाँ? सुहानी ने कहा। घर और कहाँ? लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? ये पिक्चर वाली दिल्ली नहीं मेरी जान, ये असली वाली दिल्ली तुम देख रही हो। और वैसे भी तेरे आंसू ने मुझे अमेरिका से फ़ोन करके कहा है मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँ। आंसू नहीं, आशीष नाम है उसका। अब तो तू उसका अच्छे से लिया कर। क्या फ़र्क पड़ता है आशीष हो या आंसू? मेरे लिए तो वो कल भी आंसू था, वो आज भी है और कल भी रहेगा। तू अपना देख ले। लेकिन आशीष ने तुझे क्यों फ़ोन किया? क्योंकि तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुहानी ने फ़ोन निकाल कर देखा तो सच में उसका फ़ोन बंद हो गया था। अब चलें या यहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े सारे सवाल कर लेंगे? और सब एक साथ चलने के लिए आगे बढ़ गए। इससे आगे की कहानी आपको शाम 6 बजे मिलेगी। कहानी पूरी सुनने के बाद अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।